नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राहुल गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी ट्रेड डील के जरिए देश के हितों से समझौता किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं है और उनकी नीतियां देश के हित में नहीं है। केंद्र सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी ट्रेड डील के जरिए देश के हितों से समझौता किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं है और उनकी नीतियां देश के हित में नहीं हैं। केंद्र सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और एनडीए नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एनडीए नेता कह रहे हैं, पहले राहुल अपने गिरेबान में झांकें। राहुल गांधी खुद देशभक्त नहीं है। विदेश में काहे के लिए जाते हैं? और मैं कुछ ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं। मोदी जी पर उंगली उठाने वाला राहुल गांधी जी अपने गिरबान में झांको कि आप क्या हो। हमारी पार्टी, हमारी नीति, हमारा सिद्धांत राष्ट्र पक्ष पहला, तब कोई दूसरा बात सोचता है। और इसी प्रतिबद्धता के साथ मोदी जी लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट राहुल गांधी से चाहिए क्या? जो राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, दूसरे राज्य में जाकर देश को नीचा दिखाते हैं, पाकिस्तान जाते, कहीं भी पूरे देश में जाते हैं, तो जो भारत माता के सर को नीचा झुकाने का काम करते हैं, उनसे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो भारत माता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। जो भारत माता को चौथी आर्थिक महाशक्ति, आर्थिक सैन्य शक्ति बनाए हैं, आने वाले समय में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का उन्होंने घोषणा की है। उस नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी को से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राहुल गांधी फिर आया है तो अभी तो कांग्रेस लोगों को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए होगा। और बाकी वो क्या बोलते हैं वो खुद ही उसको समझ में नहीं, वो खुद नहीं समझते क्या बोलते हैं, तो बाकी हमारा क्या रिएक्शन होगा। और मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हमारा जो दोस्त है कांग्रेस से जो लड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है। आशुतोष लड़ रहा है राष्ट्र बिहारी से, अधीर बाबू खुद लड़ रहा है। तो अगर राहुल गांधी को समय मिल गया है तो बंगाल में आने का, तो थोड़ा घूम ले, बंगाल घूम ले, अच्छा है। दरअसल राहुल गांधी मंगलवार को चुनावी प्रचार के लिए करीब 5 साल बाद पहुंचे थे। राहुल गांधी ने बंगाल के रायगंज, मालदा और मुर्शिदाबाद में 3 जनसभाओं को संबोधित भी किया, क्योंकि बंगाल में पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 1 हफ्ते का ही वक्त रह गया है। बिहार में सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ लेते ही इतिहास रच दिया। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना है। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से ये पहली बार है जब बिहार में कोई बीजेपी का सीएम बना है। इन 4 दशकों से अधिक समय में बिहार बीजेपी का सफर उतार चढ़ावों से भरा रहा है। इस दौर में जेडीयू बीजेपी का मजबूत साथी बनकर उभरा है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं सम्राट चौधरी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बिहार में सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही वो पहले बीजेपी नेता बन गए हैं जिन्होंने बिहार में बतौर सीएम शपथ ली हो। बिहार में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। शुरुआती वर्षों में बिहार में इसका जनाधार सीमित था। उस समय राज्य की राजनीति पर लालू यादव और जनता दल का दबदबा था। तब बीजेपी ने 1980 में ही पहली बार संयुक्त बिहार विधानसभा का चुनाव 246 सीटों पर लड़ा, जिसमें से उन्हें 21 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। 1985 में बीजेपी ने 234 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सीटों की संख्या घटकर 16 हो गई। 1990 में बीजेपी ने 337 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 39 सीटों पर उसे कामयाबी मिली। 1995 में सीटों का आंकड़ा 41 तक पहुंच गया, जो सन 2000 के विधानसभा चुनावों में 67 तक पहुंच गया।
2000 में बिहार के विभाजन के बाद बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें रह गईं। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उन्हें 37 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण इसी साल दोबारा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने 105 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 2010 में बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया और बीजेपी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़कर 53 सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी ने 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती। 2025 में बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीती और इसी प्रदर्शन के दम पर बीजेपी ने राज्य में पहली बार अपना सीएम बनाया है। बिहार में बीजेपी का सफर एक छोटे दल से लेकर प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनने तक का रहा है। गठबंधन राजनीति, सामाजिक समीकरण और तमाम कारणों के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। जलपाईगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि, जलपेश मंदिर के विकास और गोरखा लैंड मुद्दे के संवैधानिक समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा शाह ने यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी सरकार आते ही किसी को 4 शादी की इजाजत नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। जलपाईगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि, जलपेश मंदिर के विकास और गोरखालैंड मुद्दे के संवैधानिक समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा शाह ने यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी सरकार आते ही किसी को 4 शादी की इजाजत नहीं मिलेगी। दीदी लोग बताओ, मुझे 4 शादी की परमिशन होनी चाहिए किसी को? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, होना चाहिए क्या? ये कुछ लोगों को 4 शादी का परमिशन दिए हैं और कुछ को 1 शादी का। आप भाजपा सरकार बना लो दीदी लोग, किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। शाह ने कहा कि केंद्र ने गोरखालैंड समस्या सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। चुनाव के बाद बीजेपी इसका संवैधानिक समाधान खोजेगी। भारत सरकार ने गोरखा समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करे, मगर दीदी साथ नहीं देती। इसीलिए हमने एक इंटरलॉक्यूलेटर बनाया है। मैं आज कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद गोरखा समस्या का संवैधानिक समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को निकालने की शुरुआत जलपाईगुड़ी से होगी। उन्होंने कहा, माताओं बहनों, आप ईवीएम पर कमल ढूंढिए, चुनाव के बाद गुंडों को हम ढूंढेंगे। जलपाईगुड़ी की 7 सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है। नरेंद्र मोदी जी की झोली। माताओं भाइयों बहनों, आप ईवीएम पर कमल का निशान ढूंढिए। चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढने का काम
हम करेंगे, हम करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में केवल एक हफ्ता बचा है। इस वजह से बीजेपी के साथ सभी दलों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और बीजेपी जमकर राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट में 10 लाख की गाड़ियां बन चुकी हैं। आज सीएम योगी ने 10 लाखवीं गाड़ी ई बस को हरी झंडी दिखाई, उसकी सवारी भी की। इस दौरान टाटा सन्स ने चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने उन्हें इसकी खासियत बताई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 10 लाखवें वाहन का उत्पादन सिर्फ एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है। ये उस नए यूपी का प्रतीक है जो देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। आज परखम गांव की श्री राम कथा के समापन में लेंगे हिस्सा। 10 से 16 अप्रैल तक चला धार्मिक आयोजन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन अलर्ट मोड पर। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं होंगे शामिल। मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। आज परखम गांव की श्री राम कथा के समापन में लेंगे हिस्सा। 10 से 16 अप्रैल तक चला धार्मिक आयोजन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन अलर्ट मोड पर। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु होंगे शामिल। और इस वक्त इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। जी चारुल जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय दौरे पर कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वे गौ ग्राम परखम में आयोजित महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद गिरी की श्री राम कथा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि परखम गांव में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चल रहा है। आज कथा का अंतिम दिन है और समापन समारोह है, जिसमें डिप्टी सीएम की मौजूदगी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल को कार्यक्रम स्थल पर तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। कथा समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भी पहुंचने की चारुल संभावना है। जी फारूक, डिप्टी सीएम आज कथा में शामिल होंगे तो उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा में भी वो गाजियाबाद में शामिल होंगे। इससे पहले श्री राम कथा का आयोजन जो के गौ ग्राम में चल रहा है, वहाँ दोपहर 2:45 पे पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करने की तैयारी कर रखी है। उसके बाद वह भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा में 4:30 बजे इंदिरापुरम लोनी गाजियाबाद पहुंचेंगे। वहीं 5:15 बजे सिद्ध बाबा मंदिर लोनी गाजियाबाद में भी वे जाएंगे। ये आज उनका कार्यक्रम अपडेट है जी। और श्री राम कथा का आज समापन है। 10 अप्रैल से लगातार श्री राम कथा चल रही थी और 16 अप्रैल तक आज उसका समापन है, और जिसमें जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति होगी। वो अपने एक दिवसीय दौरे पर मथुरा आज पहुंच रहे हैं। जी, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फारूक।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्वाट टीम और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 11 अप्रैल को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए पीड़ित से रंगदारी मांगी गई थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। जांच के बाद आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी सिम और अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ रोबिन, तुषार बंसल और सविता उर्फ सवी चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस सफल ऑपरेशन में शामिल टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना इंदिरापुरम में एक FIR पंजीकृत की गई थी, जिसमें वहां के एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उससे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इसके खुलासे के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया था, जिसने सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया था। इनके नाम हैं रविंद्र उर्फ रोबिन, तुषार बसैया और सविता उर्फ सभी। ये तीनों जो अभियुक्त हैं ये पूर्व से ही जो अर्पित नाम का युवक है, जिस वादी है इस मुकदमे का, उससे परिचित थे। उनके साथ इनकी व्यापारिक लेन देन भी थे, जिसके बारे में इनके बारे में पर्याप्त सूचनाएं इनके पास थी और इसी सूचना का प्रयोग करते इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा था कि इनसे अगर हम रंगदारी मांगते हैं तो ये हमें कुछ पैसे उपलब्ध करा देंगे। और इसी क्रम में इन्होंने 11 तारीख को उनको फ़ोन से, व्हाट्सएप कॉल से, मैसेजेस से, आदि माध्यमों से इनसे रंगदारी मांगी थी और अपने आप को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए इन्होंने इनसे रंगदारी मांगने की कोशिश की थी। यद्यपि ये आपस में पूर्व परिचित है और इस जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका सुंदर भाटी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उसके नाम का प्रयोग करते हुए डराने के उद्देश्य से कि जिससे इनको पैसे मिल सके, इस आधार पर इनसे रंगदारी मांगी गई थी। आज इसमें इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिस फोन का इसमें प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई। सर, ये किस तरह का व्यापार करते थे आपस में और इस महिला का क्या रोल रहा है इसमें? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उसमें कमीशन बेस्ड इनके आपसी व्यापारिक लेन देन थे। ये जो महिला थी उनके ऑफिस में काम करती थी पहले और वहाँ से छोड़ करके फिर ये दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर ली थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इनकी व्यापारिक लेन देन की स्थिति थी, जो सूचनाएं थी वो उस महिला के पास में थी और उस महिला ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक अपील भी है कि जो भी लोग अपने व्यापारिक लेन देन का काम करते हैं वो अपनी निजी सूचनाएं जो हैं वो अपने जो स्टाफ हैं उनसे बचा करके रखें, उनको बहुत सार्वजनिक ना करें, कभी कभी उसका दुरुपयोग हो सकता है। देश में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण का लाभ देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बीएसपी प्रमुख मायावती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह देर से उठाया गया सही फैसला है। मायावती ने कहा कि वो महिलाओं को 50% आरक्षण की वकालत करती है और मानती है कि महिलाओं की आबादी के हिसाब से उन्हें आधा आरक्षण मिलना चाहिए। SC ST में अब जबकि महिलाओं को देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की बात आगे बढ़ रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करना उचित नहीं होगा। इस मामले में खासकर कांग्रेस पार्टी को महिला आरक्षण में SC ST व OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात इन्हें अब क्यों याद आ रही है, जबकि इन्होंने इससे पहले अपनी सरकार में इस विशेष मुद्दे की घोर अनदेखी की थी और बीएसपी की इस मांग को भी अन्य और मामलों की तरह जातिवादी द्वेष आदि के कारण अनसुना कर दिया था। ऐसे में कुल मिलाकर बीएसपी का संक्षेप में यही कहना है कि देश में महिलाओं की लगातार हो रही दयनीय स्थिति को देखते हुए बेहतर यही है कि महिला आरक्षण को संकीर्ण दलगत राजनीति से दूर रखते हुए इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि कुछ ना सही ये थोड़ा ही बेहतर होगा, थोड़ा कुछ तो मिले इनको। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि के मामले में सभी लोग अपना मन भी जरूर चंगा करें, ताकि देश को कटौती में गंगा मिल सके। इन्हीं जरूरी बातों व सुझावों के साथ ही हमारी पार्टी वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा संसद में लोकसभा
वह राज्यों की विधानसभाओं में 33% दिए जाने वाले आरक्षण के फैसले का स्वागत करती है। हालांकि हमारी पार्टी तो शुरू से इसकी पक्षधर थी कि इनको 50% मिलना चाहिए। चलो थोड़ा घना इनको मिल रहा 33%, इसका भी हमारी पार्टी वेलकम करती है। विधानसभा चुनाव 2027 में से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू करने का संकेत दिया है। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का उत्तराखंड दौरा उधम सिंह नगर से शुरू होकर देहरादून में समाप्त हो गया। इस दौरान उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान चुनाव रणनीति पर चर्चा भी की। पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर रहा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संगठन लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे 2027 चुनाव में बेहतर परिणाम की उम्मीद है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है। उधर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक परिवार एक टिकट के बावजूद पार्टी में वरिष्ठ नेताओं हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह के बीच टिकट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये दौरा 2027 चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लागू नहीं होगा। पहली बात तो है कि ये फार्मूला लागू नहीं होगा। अगर हो गया तो मैंने कहा ना, हरीश रावत जी का क्या होगा। पुत्री भी लड़ना चाह रही चुनाव, खुद भी कह रहे हैं जनता से पूछूंगा, मैं लड़ूंगा चुनाव। आज हरीश रावत जी का बयान है तो सही, जनता कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कि वो लड़ेंगे, पुत्र लड़ेगा, पुत्री लड़ेगी, कौन लड़ेगा? ऐसा ही प्रीतम सिंह जी चाहते हैं अपने किसी परिवार के दूसरे से, चाहे लड़का हो चाहे भाई हो। और यशपाल जी का तो लड़का चुनाव हारा ही है पिछली बार। तो इसलिए मैंने कहा इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अगर ऐसी स्थिति तो बड़ी बगावत होगी। अब ये पार्टी हाईकमान का अगर निर्णय होगा तो हम सब लोग उसका पालन करेंगे। देखिए, पार्टी हित में अगर कोई निर्णय लेती है तो ये निश्चित रूप से पार्टी का ये अनुशासन है और हम सब उस अनुशासन के दायरे में रहेंगे। तमाम नहीं कहा मैंने, सारा बीजेपी थोड़ा ही, लेकिन बीजेपी के बहुत से लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। सीनियर नेता भी हैं कई, और कई बीच के भी और नीचे भी, जमीन पर भी बहुत से लोग पार्टी में आना चाह रहे हैं। तो बातचीत भी चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ होता है, माहौल बदलता जाता है, लोग आते जा रहे हैं और बहुत से संपर्क में हैं। पहली बात तो है कि फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।